Assalamu alaikum students. In the previous 3 lectures we were talking about the self और आज उस सिलसिले का आखिरी लेक्चर है. अब तक आपको मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अपने बारे में भी अंदाज़ा हो गया होगा एंड यू विल बी लाइकली टू इंटरप्रेटिंग योर सेल्फ. हमने कुछ जर्नल की एक्टिविटीज़ भी की हैं और पिछली दफ़ा हमने एक अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी लैब के तहत कुछ रिसर्चेस और उनका एनालिसिस भी किया था. So let's first talk about what we discussed in the previous lecture. In the previous lecture, we talked about the application of self-regulation theory and we talked about different self-destructive strategies that people use in order to reduce their self-awareness. हमने ये देखा कि people who are more self-conscious about their hidden and private aspects of their self, they are more inclined to develop self-consciousness as a trait in their personality. और उसका नतीजा ये होता है कि when they are encountered with failures in their life, then they adopt destructive kind of activities which are actually destructive for their selves. और उसका नतीजा ये होता है कि they indulge themselves in different kinds of behavior which may be destructive for them and which may not be good for their life. In that aspect of life, self-regulation theory and therapy can help us a lot. और हमने ये अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी लैब के सिलसिले में देखा कि फिर इंसान अगर इन हालात का शिकार हो तो वो किस तरह से अपनी मदद आप कर सकता है. देन वी टॉक्ड अबाउट इम्पैक्ट ऑफ कल्चर इन डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड वी टॉक्ड अबाउट इंडिविजुअलिस्टिक एंड कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स. और हमने ये देखा कि जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स हैं उनमें द पर्सन इज़ रिलाइंग मोर ऑन हिमसेल्फ और हर सेल्फ. The person become independent, is self-reliant and confident, and he gives more importance to his personal aspects of life. और personal ambitions उसके नज़दीक ज़्यादा important होते हैं rather than conforming to social standards of life. As compared to that, in collectivistic cultures, people are more inclined to conform to their group, and they think that the social welfare in terms of their group to which they belong is more important. और फैमिली नेम और उसकी इंटीग्रिटी की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि दैट शैल बी प्रिजर्व्ड. देन वी टॉक्ड अबाउट सेल्फ इस्टीम एंड वी फाउंड आउट दैट सेल्फ इस्टीम इज डेवलप्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स एंड सिग्निफिकेंट अदर्स इन वंस लाइफ. एंड वी टॉक्ड अबाउट 3 काइंड्स ऑफ पेरेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इस्टीम. द फर्स्ट काइंड ऑफ पेरेंट्स आर अथॉरिटेटिव पेरेंट्स. अथॉरिटेटिव पेरेंट्स वो होते हैं विच कुड हैव a high control on their children and they could very clearly define the rules and regulations that the children should follow, but at the same time they give a fair amount of freedom to their children and they describe the rationale behind rules and regulations that are to be followed by the children. और ये देखा गया है कि people who have been brought up by authoritative parents, they have high self-esteem. इसके मुकाबले में ऐसे बच्चे जिनके परमिसिव पेरेंट्स होते हैं या अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं, दे डेवलप लो सेल्फ इस्टीम. अब अथॉरिटेटिव या अथॉरिटेरियन पेरेंट्स में क्या डिफरेंस है? अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो हैं, जैसे मैंने पहले कहा, दे अलाउ अ फेयर अमाउंट ऑफ फ्रीडम टू द चिल्ड्रन एंड डिस्क्राइब द रैशनेल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. एज कम्पेयर टू दैट, अथॉरिटेरियन पेरेंट्स just define that this should be done and obeyed by the children. इसके मुकाबले में permissive parents क्या होते हैं? Permissive parents do not interfere much in children's life. They allow them to do whatever they want, but as a result, studies have found that children have relatively low self-esteem. उसके बाद हमने ये देखा कि ये डेवलप तो पेरेंट्स और सिग्निफिकेंट अदर्स के साथ इंटरेक्शन से होती है एंड पीपल डेवलप गुड और बैड सेल्फ इस्टीम थ्रू देयर एक्सपीरियंसिंग विद अदर पीपल एंड इंटरेक्शन विद सिग्निफिकेंट अदर्स. फिर हमने ये डिस्कस किया कि जो सेल्फ इस्टीम है वो क्या स्टेबल रहती है सारी उम्र. तो पहली बात तो ये इस नतीजे पर हम पहुँचे कि इट डजंट डेवलप इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ. छोटे बच्चे को सेल्फ इस्टीम का कॉन्सेप्ट नहीं होता और उसके बाद जो है वो यूजुअली इट डेवलप्स ड्यूरिंग मिडल चाइल्डहुड, दैट इज़ 6 to 7 years ऑफ एज में ये डेवलप होना शुरू होती है. एंड देन वी टॉक्ड that it is relatively stable between 20s and 30s
का जो पीरियड है उसमें relatively stable होती है, and that is the time when people are doing their jobs and then they are pursuing their personal goals. और शायद यही वजह है कि self esteem through their life experiences remains stable. As compared to that, it is relatively unstable during older age and younger years of life. Older age की तो समझ आती है कि because people could have different experiences in relation to institutions, people, and there are great changes that are happening in their life at that time. और बच्चों के सिलसिले में भी ये बात बड़ी क्लियर है कि because children are learning to have a self-esteem, either good or bad, through their experiences with different people. That is why it is relatively unstable. Then we discussed that high self-esteem is usually associated with positive personal experiences and positive health. और ये देखा गया है कि people who are having high self-esteem, they are more optimistic toward life, they are considerably less physical health problems, and they are less depressed, they are more successful in their academic career and professional life. But then the question was raised that whether there are all positive aspects of high self-esteem or whether there is some dark side of self-esteem also. And we found out that there could be a dark side of high self-esteem sometime. When a person is having a self-esteem, that person may not like the criticism of other person, and that happens most frequently in those people who have unstable self-esteem. Unstable self-esteem ये हो सकती है कि apparently a person is having high self-esteem, लेकिन unconsciously there is a negative or low self-esteem. और एक इसकी वजह ये भी है कि the person with unstable self-esteem, unstable high self-esteem would have the need and would have the need actually to reassure himself by other people, that he needs reassurance again and again that he is having good qualities. We could say that according to researchers, जो researchers ने different researches करके find out किया है कि that person would have a narcissistic defensiveness attitude. That is why that person could become angry when somebody challenges his high self-esteem ideas. अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं, and the topic today is how do people know the self. Actually, knowing about oneself is becoming increasingly difficult. In older times, most of the countries had that value system and people were associating their self with a larger social group to which they belonged. और मौजूदा दौर में हालात जो है वो काफ़ी डिफरेंट हो चुके हैं. मिडिवल पीरियड में द सेल्फ वाज आइडेंटिफाइड विद द बिलोंगिंगनेस विद द ग्रुप. उसके बाद भी काफ़ी अर्सा तक यही कॉन्सेप्ट रहा कि सेल्फ की जो रिकॉग्निशन है वो एक सोसाइटी के साथ लिंक के नतीजे में ज़्यादा बरकरार रहती है. So people in the late medieval era derived both their identity and their fulfillment as a great chain of being. So they knew that they have been allotted by nature a placement in the society, and then they are part of a larger group of all human beings. They belong to one particular society and they have been allotted a particular place in the society. तो ज़्यादातर आइडेंटिटी जो थी वो फैमिली नेम के साथ वाबस्ता थी और people were very happy in that. But then circumstances became different and people became more ambitious, people became more competitive. और जैसे कि पिछले लेक्चर में भी हमने ये जिक्र किया था कि जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई, डाइवोर्स रेट्स ज़्यादा हो गए, पीपल वर हैविंग मोर कॉन्फ्लिक्ट्स इन देयर फैमिलीज एंड देन ड्यू टू वॉर्स एंड डिफरेंट अदर काइंड्स ऑफ problems in society, people started having a mistrust in society. And due to that mistrust, people were looking for other strengths in their life. And people developed their personal identity, जो कि social identity से different थी. इस सिलसिले में हमने पहले ये डिस्कस किया था कि इसमें कल्चरल डिफरेंसेस हैं. बाज़ मुल्क तो अभी भी ऐसे हैं जिनमें कल्चरली ये एक्सेप्टेबल है कि you do not and you should not have your independence that much clear that it should interfere with your social system. And people could develop still personal identity versus collective or social identity.
And in 20th century, people were more inclined toward having an individualistic identity. The reason was that people were becoming more ambitious and they found out that society was not helping them in achieving their goals. जब लोग ज़्यादा competition में आ जाते हैं तो people were having a rivalry between them. And many people were finding that society was coming in fact in their way for achieving their personal goals. तो उसका नतीजा फिर क्या हुआ कि इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज़ जो थी वो ज़्यादातर माशरों में वजूद में आई और इसका असर जो है वो ट्रेडिशनल कंट्रीज़ पर भी अब नज़र आ रहा है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड अदर फैक्टर्स. सो द पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन इज़ दैट इन द ओल्डर टाइम्स सिंस self was identified as a part of a larger group and family. That is why people were driving their sense of identity through that affiliation. लेकिन gradually that these kind of ties became very weak और उसके बाद there was a need to develop personal qualities. And in the current age it has become really difficult to define about oneself. People have many possible selves, competitive selves हैं, job के रिलेशन में उनके डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव सेल्फ्स हैं, घर पे इंटरेक्शन विद अदर पीपल. सो इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट विच वन ऑफ द पॉसिबल सेल्फ इज़ रियल मी. कुछ थ्योरिस्ट्स ये कहते हैं कि द सेल्फ हैज़ बिकम रियली शैलो एंड वीक इन द करंट टाइम्स. और इसीलिए इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं दैट व्हाट इज़ द राइट प्रोसीजर, व्हाट इज़ द राइट फॉर्मेट, व्हाट शैल बी डन. कि सेल्फ जो है इट शुड बी एम्बेडेड इन सोशल सर्कल और सेल्फ शुड बी इंडिपेंडेंट. देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर अराइविंग एट अ पर्सनल आइडेंटिटी. हम कैसे एक पर्सनल आइडेंटिटी जो है वो अचीव करते हैं. देयर आर टू वेज टू डिराइव अ पर्सनल आइडेंटिटी. फर्स्ट इज दैट यू रिफ्लेक्ट ऑन योर इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स, यानी आप अपनी इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक जो है वो अपनी सेल्फ को रिकॉग्नाइज करते हैं. And the second one is that you use the social context for arriving your personal identity. तो अब ये जो सारे अवामल हैं इनको बारी बारी स्टडी करते हैं. First one was self schema, that is one part of reflecting on the concept of yourself. Self schema के बारे में हमने पहले भी काफ़ी बात की है. It is a set of beliefs that provides an organized framework for understanding a topic, an event or a person. In this case we are talking about self, तो हम ये बात करेंगे कि these schemas are beliefs which are about oneself. One study was conducted by Marcus in 1977 with students about schema for being independent. और इस तरह की बात मैंने पहले भी एक दो लेक्चर्स में आपको कही है कि we are having different self schemas and some self schemas are central to our self concept or some are not central. और जो central self schemas होते हैं उनको हम ज़्यादा याद रखते हैं. we are more responsive toward them. इस स्टडी में मार्कस ने लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को इनफैक्ट कहा कि अपने सेल्फ स्कीमास को डिफाइन करें. एंड ही फाउंड आउट दैट दोज स्टूडेंट्स हु फाउंड आउट दैट independence was a central self schema of their self concept, they could recognize many incidents when they were very independent, when they were assertive, when they were very confident. और इस तरह के सवालात के जवाब के when they were more independent, आप ऐसा इंसिडेंट बताएं अपनी लाइफ में जब when you were very assertive, they were very quick to reply as compared to those students who did not have independence as their central schema. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सेल्फ स्कीमास जो हैं वो बड़े क्लियर होते हैं हमारे लिए और जो सेंट्रल होते हैं वी आर मोर रिस्पॉन्सिव एंड मोर क्लियर अबाउट दैम. सिमिलरली स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड अबाउट स्कीमास फॉर इंट्रोवर्टेड वर्सेस आउटगोइंग, बीइंग मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन एंड बीइंग फैट वर्सेस थिन. तो बहुत सारी स्टडीज़ जो हैं वो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स पर हुई हैं कि पीपल हु आर हैविंग ऑपोजिट काइंड्स ऑफ स्कीमा, are they more responsive toward them, are they more quick to answering about the questions when the questions are asked regarding these kind of different schemas. एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपकी सेल्फ नॉलेज में हेल्प करता है दैट इज़ सेल्फ कॉम्प्लेक्सिटी. इसका मतलब ये है कि आपकी सेल्फ जो है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है
और कितनी सिंपल है। अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स से मुराद क्या है ये देखते हैं। सिंपल सेल्फ कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप कि relatively you have fewer self schemas, or complex self when you are having many self schemas which are central toward your self concept. और ये देखा गया है कि children are having relatively simple self schemas. उनके 2-3 कॉन्सेप्ट अपने बारे में होते हैं। मैं अच्छा बच्चा हूँ, मेरे पेरेंट्स ये करते हैं, मेरे ये बहन भाई हैं, मैं इस घर में रहता हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ, या इस तरह के कॉन्सेप्ट्स। लेकिन adults could have multiple schemas and studies have found out that it is dangerous to have too simple a self schema. अब इसको देखते हैं कि क्यों, इसका क्या नुकसान है if a person is having a simple self schema. मिसाल के तौर पर if a person is having a central self schema of being grade oriented, and similarly a person who is having a self schema of being very conscious about his body weight. So if a person is having a self schema of being grade oriented और वो एग्ज़ाम में फेल हो जाता है या किसी एक मजमून में फेल हो जाता है, तो it will greatly impact his self concept और उसके बहुत सारे negative consequences होंगे. That person would have greater problems in his life. He could be distressed, depressed, frustrated, and so on. As compared to that, if a person would have many schemas and his self-concepts are complex, complex से मुराद ये है कि many self-schemas are embedded into his or her self, तो फिर उस पर उसका impact failure का कम होगा. दूसरी मिसाल क्या थी कि अगर एक शख्स जो है उसके नज़दीक बहुत इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की कि उसका बॉडी वेट जो है वो बैलेंस होना चाहिए, उसका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इफ़ द पर्सन इज़ हैविंग ग्रेटर वेट, तो इट इज़ गोइंग टू ग्रेटली अफेक्ट हिज सेल्फ कॉन्सेप्ट और वो पर्सन जो है वो लो सेल्फ इस्टीम का शिकार हो सकता है. एक स्टडी हुई थी 1987 में बाय लिन वाइल और उसने ये देखा कि सेल्फ स्कीमा कॉम्प्लेक्सिटी जो है दैट इज़ एक्चुअली एन इफेक्टिव बफर अगेंस्ट स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस एंड डिप्रेशन. और स्टडी उसने कैसे की, आपको जैसा कि मैंने पहले कुछ लेक्चर्स में बताया था कि एक्सपेरिमेंटेशन इज़ द मेन मेथड दैट इज़ यूज्ड टू कलेक्ट डेटा इन सोशल साइकोलॉजी रिसर्च. तो उसने कुछ स्टूडेंट्स को एक डेक ऑफ कार्ड्स दिया और डेक ऑफ कार्ड्स पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कीमास वर मेंशन्ड एंड दे वर आस्क्ड कि आपके कौन कौन से सेल्फ स्कीमास हैं, प्लीज़ इंडिकेट दैट. जैसे कुछ मिसालें ले सकते हैं लाइक बीइंग इमेजिनेटिव, रिलैक्स्ड, एम्बिशियस, एथलेटिक एंड सो ऑन. और उसके बाद उसने ये डिटर्मिन किया कि कुछ लोगों के सेल्फ कॉन्सेप्ट जो थे दे वर कॉम्प्लेक्स एंड सम पीपल वर हैविंग अ सिंपल सेल्फ कॉन्सेप्ट. इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों के ज़्यादा सेल्फ स्कीमास थे एंड सम पीपल वर हैविंग जस्ट अ फ्यू सेल्फ स्कीमास. अब उसके बाद उसने उनको एक काम करने के लिए दिया, दैट वाज द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ दैट स्टडी. और उसमें काम में क्या किया कि वट एवर द रिज़ल्ट, उनको बाद में ये कहा कि दैट वाज एन एनालिटिकल टास्क एंड इन दैट एनालिटिकल टास्क ही टोल्ड half of the group that they were according to their performance in the upper 10% as far as their performance was concerned. और दूसरे ग्रुप को ये बताया कि they were in the lowest 10% as far as scores on that analytical task were concerned. And he found out that those people who were having a complex self-concept, they had lower score on depression. So he found out that we experience less stress if we are having complex self concept. Complex self concept जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया कि इससे मुराद ये है कि हमारे बहुत सारे सेल्फ स्कीमास होते हैं, तो इनफैक्ट दैट प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट फेलियर ऑन वन डायमेंशन ऑफ आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट. ये इस ग्राफ में आप देखिए कि ये आपको नज़र आ रहा है ऑन द लेफ्ट साइड विच इज़ वाई एक्सिस, यू कैन सी दिस इज़ पॉजिटिव मूड इंडिकेशन. और आप ये देख रहे हैं कि पीपल हु वर हैविंग सिंपल सेल्फ स्कीमा, दे गॉट अ लोअर स्कोर on
देयर मूड, यानी उनका लोअर मूड हो गया, दे वर हैविंग लेस पॉजिटिव इफेक्ट व्हेन दे वर एक्सपोज टू फेलियर। और उसके मुकाबले में अगर आप देखते हैं कि जो लोग जिनका कॉम्प्लेक्स सेल्फ स्कीमा था, इट डिड नॉट मेक मच डिफरेंस वेदर दे वर हैविंग सक्सेस और हैविंग फेलियर एज अ रिजल्ट ऑफ द आउटकम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीपल हु वर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स सेल्फ स्कीमा और सेल्फ कॉन्सेप्ट, इट प्रोवाइड्स अ बफर अगेंस्ट स्ट्रेस रिलेटेड इमोशंस। एक और वेरिएबल जो इम्पॉर्टेंट है इन द नॉलेज ऑफ सेल्फ इज पॉसिबल सेल्फ। पीपल कुड हैव डिफरेंट सेल्फ्स, और पॉसिबल सेल्फ से मुराद क्या है? पॉसिबल सेल्फ्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज फॉर द एक्सपेक्टेड, डिजायर्ड एंड फियर्ड सेल्फ। यानी हमारी फ्यूचर की सेल्फ्स जो हैं वो कई तरह की हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, योर एक्सपेक्टेड self, future self could be a graduate student doing graduation, or desired could be like you could become an executive in some organization, or having a more thin body. ये भी एक desired your future concept of self हो सकता है। and feared self एक negative self का aspect है, और ये हो सकता है कि मे बी आई गेट वेरी इल इन फ्यूचर। और जो पेशेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल होते हैं हु गो टू, लेट्स से एक मिसाल लेते हैं कि आउट पेशेंट विज़िट करने जाते हैं या डॉक्टर को विज़िट करने जाते हैं, दे मे वुड हैव अ सेल्फ कॉन्सेप्ट फॉर देयर फ्यूचर एज सीरियसली इल। तो इस तरह से हमारी पॉसिबल फ्यूचर सेल्फ्स होती हैं विच आर एक्सपेक्टेड, डिज़ायर्ड एंड फियर्ड। आप सोचिए ज़रा एक मिनट के लिए कि आपकी पॉसिबल सेल्फ्स क्या हैं। इज़ इट सम एक्सपेक्टेड वन, गुड वन, या यू आर अफ्रेड ऑफ समथिंग कि आपको फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और आपकी सेल्फ जो है दैट कुड बी डिटीरियोरेटिंग, हैविंग अ प्रॉब्लम और समथिंग लाइक दैट। मार्क्स एंड न्यूरियस did one study in 1986 with students, and he asked them that tell us about what is possible for you. Possible for you, it means that in future what is possible for you. Majority reported their present and future selves quite optimistically. तो ये देखा गया कि चाहे किसी के हालात इस वक्त नहीं भी अच्छे थे, तो majority of the students found that their future will be bright. So their present and future selves were quite optimistic. लेकिन at the same time, considerable number of students feared their future. So they have feared future self. और without any reason, like अभी उनके हालात कोई ख़राब नहीं थे, they did not have any physical health problem, but some of them were having a fearful future self that maybe they would be wrinkled in future, and that is possible also with growing age. And some were even having a feared future self that they could be paralyzed and so on. But majority was having an optimistic future self-image. So they found out that the now self overlaps with but is not the same as many future selves. तो कई दफ़ा ये होता है कि अगर आप इस वक्त यू आर हैविंग अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज, तो फ्यूचर में भी आपकी पॉजिटिव सेल्फ इमेज होगी. सो इट ओवरलैप्स विद दैट, बट इट इज़ नॉट एसेंशियल कि आपकी जो प्रेजेंट सेल्फ है दैट इज़ कंसिस्टेंट विद देयर फ्यूचर सेल्फ आल्सो. Studies have also shown that positive selves also affect the way people behave. यानी हमारी जो possible selves हैं, what we think is possible in our future, they could affect the way people are behaving now. किस तरह से? एक स्टडी हुई in 1990 by Wasserman and Marcus, और ये जो स्टडी थी that was conducted with delinquents. तो एडोलेसेंट पीपल हु वर डिलिंक्वेंट्स वो होते हैं जो कि हु आर नॉट ओबेइंग सोशल नॉर्म्स, और दे वर हैविंग सम प्रॉब्लम्स विद रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सोसाइटी, और कोई छोटे मोटे माइनर क्राइम्स जो हैं उन्होंने कमिट किए होते हैं. सो दे फाउंड आउट दैट इन डिलिंक्वेंट्स देयर वाज एन इम्बैलेंस बिटवीन फियर्ड एंड एक्सपेक्टेड सेल्फ्स, एंड दैट वेरी मच प्रेडिक्टेड देयर क्रिमिनल एक्टिविटी इन फ्यूचर. तो उन्होंने ये देखा कि
delinquents, obviously they were afraid that they could commit more crimes in their future, but then they were not finding any other alternative in their life. तो मार्क्स और वेसरमैन ये देखना चाह रहे थे कि बेशक आपकी एक fearful life का image हो future के बारे में, and you are afraid of some consequences in your future, but if people would have an image of other alternatives also, they could conceive of positive outcomes that could affect your current behavior. And they found out that since these delinquents did not have any alternatives which were possible in their future, they committed more crimes as far as the next days are concerned, because they followed them up and they found out that it could predict their criminal behavior. एक और स्टडी जो रोवोलो एंड मार्कस ने कंडक्ट की 1992, that they tried to instill successful and unsuccessful positive selves in college students. अब जब लोग ये स्टडीज़ करते हैं कि negative and fearful self concept for future could have negative impact on their lives, तो फिर एक ये भी इस तरह की रिसर्चेस भी कंडक्ट की जाती हैं कि हाउ टू इम्प्रूव ऑन दैट, क्या तरीका इख्तियार किया जाए कि पीपल कुड लीड हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ. तो उसके लिए इस तरह की स्टडीज़ भी कंडक्ट की जाती हैं कि हाउ टू इनकलकेट सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पॉजिटिव सेल्फ सो दैट पीपल कुड बेनिफिट फ्रॉम द आउटकम ऑफ दीज स्टडीज़. अब उसके लिए क्या प्रोसीजर था? प्रोसीजर ये था कि दे आस्क्ड स्टूडेंट्स टू इमेजिन a prospective, a future life. इस सिलसिले में उन्होंने दो ग्रुप्स लिए. एक ग्रुप को ये कहा कि they should imagine a life which is very successful, future life, or they are enjoying a good life, they are working on good jobs, or they are earning good salary, and they are doing hard work, but उस hard work के नतीजे में उनको अच्छी सैलरी मिल रही है, and they are enjoying their good life. दूसरे ग्रुप को ये कहा कि दे शुड इमेजिन अ लाइफ which is full of problems, although they are working hard, but still they are not getting the reward for that hard work, and they are living in rat infested slums, etc. And they, after that, ये एक जो पहला था procedure, they started the second aspect or second step of their study. Immediately after that imagination, they asked both groups to conduct a task. That task required persistence and concentration. And they found out that those people who imagined a better future life, they were more successful on that task which required persistence and concentration. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव नहीं हो सकते तो उससे हमारी करंट परफॉर्मेंस मुतासर होती हैं, और जब हमारी करंट परफॉर्मेंस मुतासर होती हैं तो उससे हमारा वर्क जो है वो डिटीरियोरेट होता है. सो दोज पीपल हु वर एक्चुअली जस्ट इमेजिनिंग, क्योंकि उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम या वो जो इमेजिन कर रहे थे कि दे आर डूइंग हार्ड वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग गुड पे एंड दे आर लिविंग इन rat infested slums, it was not actually happening. लेकिन just imagination did that harm to them that they were not able to later concentrate and do work persistently. So this study could have very positive implications that at least we should imagine good for the future, क्योंकि उससे ये होता है कि the person has less motivation left for working for the future. अब फ्यूचर को आप सोचेंगे कि क्या आप थॉट से चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि इन थेरेपी इट हैज़ अ ग्रेट इम्प्लीकेशन. इन थेरेपी एंड सिंपल साइकोथेरेपी एंड हिप्नोटिज्म यू से पॉजिटिव अफर्मेशन टू यू, और उसका प्रोसीजर ये है कि आप अपने आप को पॉजिटिव चीज़ें बताएं. आई एम बीइंग a better person, I'm getting a better person, I know that I can do this. इस तरह की affirmations बताई जाती हैं साइकोथेरेपी में, इमेजिनेशन में, and studies have proved that it has a very positive effect on people's life. और बज़ाहिर ये लगता है कि अगर हम अपने आप को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कहेंगे या इमेजिनेशन में पॉजिटिव चीज़ें देखेंगे, how is going to affect our practical life, but it does. और वो किस तरह से करती है, because it perhaps
increases our self-esteem, it boosts our confidence, और उस confidence से हमारी performance पर effect पड़ता है. So the current performance can actually change your future performance. So they concluded that possible selves are as important as our present self schemas. So positive selves के बारे में भी we should be very careful when we talk and think about them. Similarly, Neidenthal et al. In 1992 said that complex present and future selves could protect people from negative assessment and negative emotions. And they did one experiment in which they found out that those women who were having a complex self schema and complex self concept, they were having less negative emotions. And when they were asked to think about their future marital prospects, और अगर उनको कहा गया कि अगर आप सोचें कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं when they get married, तो those women who were having a complex self schema, complex self concept, they were relatively unaffected by that. और जिनका simple self schema था, they were greatly affected and they felt great stress after just imagining that their marriage would be a disaster. तो इस तरह से हम अपनी जो self concept है, what is your current concept about yourself, it can affect your possible selves also. The last one in getting knowledge about oneself is self discrepancies. Your present selves in fact can be divided into three types. One is the actual self, which is your own self, what we refer to as self concept. यानी इस वक्त आपका self concept क्या है, that is your actual self. The second one is the ideal self. Ideal self is what we have discussed before, that what you wish you should be. आपकी self किस तरह की होनी चाहिए? I wish I had a more smart figure. I wish that I was more attractive. I wish I was more rich. तो इस तरह की जो wishes हैं, they could represent your ideal self. And it is derived from the child's interaction with his parents and caretakers. और ये बच्चे में कैसे inculcate होता है? For example, जब कोई बच्चा कोई हरकत करता है और parents are angry on that and they said that I wish you would not have done that and we wish that you behave like this. तो जब वो ये अपनी विश का इजहार करते हैं तो द चाइल्ड डेवलप आइडियल सेल्फ की आइडियल इस तरह का होता है. सो इट इज़ डेवलप्ड बाय पेरेंट्स, एल्डर्स, टीचर्स एटसेट्रा. एंड द अदर वन जो कि तीसरे नंबर पे आती है वो है योर ऑट सेल्फ. ऑट सेल्फ व्हेन द चाइल्ड इज पनिश्ड ऑन वायलेटिंग सम सोशल नॉर्म, तो पेरेंट्स ये बताते हैं कि यू शुडंट डू दैट एंड वी डू नॉट रिकमेंड दैट, एंड ही इज the child is punished over doing something which is not according to the social norms or family norms. और उससे ought self develop होती है. ought self क्या है? What we should and we shouldn't do. So people would have discrepancies between their actual self and their ideal and ought selves. And studies have shown that problems arise when the individual perceives self discrepancies. अब इस ये परसेप्शन पर बहुत डिपेंड करता है. मे बी के सेल्फ डिस्क्रिपेंसी हो लोगों में, बहुत सारे लोगों में सेल्फ डिस्क्रिपेंसी हो सकती है. एक्चुअल सेल्फ इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर आइडियल सेल्फ, योर ऑट सेल्फ. लेकिन इट डिपेंड्स रियली ऑन द परसेप्शन ऑफ द पर्सन. इफ द पर्सन फील्स डिस्क्रिपेंसी देन इट कुड हैव severe effects on their mental health. Different kinds of research have been conducted on self-discrepancies. For example, Higgins et al. Did one study in 1986 and they found out that people would have agitation and dejection as a result of discrepancies between actual and ideal and ought self. और उस experiment में उन्होंने क्या किया कि they asked students to describe their actual self and their ideal self. For example, if a student describe his actual self is independence, so he likes independence as his actual self and he thinks himself as an independent person. तो वही वाला स्टूडेंट अगर ये कहता है कि उसकी आइडियल सेल्फ ये है
कि his mother wants to see him more conforming to what mother says. So there is a discrepancy between actual and ideal self. So that student was given 1 point on self discrepancy. And they found out कि जितने ज़्यादा किसी के पॉइंट सेल्फ डिस्क्रिपेंसी डिफरेंसेस में थे ऑन ought and actual self and between the difference between the actual and ideal self. तो ये दोनों दो तरह के डिस्क्रिपेंसीज थी. वन डिफरेंस वाज बिटवीन एक्चुअल एंड आइडियल सेल्फ एंड द अदर डिफरेंस वाज बिटवीन actual and ought self. And they found out that 2 different kinds of negative emotions were found in those people. इसका जिक्र पहले भी आ चुका है कि people who were having a discrepancy between their actual and ideal self, they felt dejected kind of emotions like frustration, depression and distress and sadness. And those people who found discrepancy between their ought self and actual self, they were having more anxiety, guilt and shame, embarrassment. So different kinds of emotions can be created as a result of discrepancy between actual and ought and ideal selves. Higgins et al. Also found in 1985 that large actual ideal self discrepancy can lead to behavioral and health related symptoms. अब behavioral and health related symptoms भी इसके नतीजे में पैदा हो सकती हैं if people are having large discrepancy between actual and ought and ideal selves. अभी मैंने psychological effects का तो पहले आपको जिक्र किया. So what could be health related problems? Health related problems could be weight reduction, and then behavioral problems could be less interest in the things people were interested before having these discrepancies. So behavioral or health related problems like palpitation was another symptom which was found in those people who were having these kind of discrepancies. एक अपनी स्टडी का मैं जिक्र करना चाहूँगी. मैंने एक स्टडी की थी on eating disorders in university students, and these university students were particularly female students. ईटिंग एटीट्यूड प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा फीमेल्स में रिपोर्ट हुए हैं, इसीलिए आर सैम्पल वाज टेकन फ्रॉम ओनली फीमेल पॉपुलेशन. एंड वी आस्क्ड गर्ल्स टू डिस्क्राइब देयर एक्चुअल वेट, एंड वी आल्सो आस्क्ड अबाउट व्हाट इज़ योर आइडियल वेट. सो the difference between actual weight and ideal weight showed a discrepancy, and we found out that those girls who were having high discrepancy, it means the difference between their actual and ideal weight, they were experiencing more depression related symptoms. तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा complications हैं इस चीज़ के. It has a very practical implication if people would have discrepancy between their ideal and actual self. तो फिर क्या करना चाहिए? So psychologically, the best way is that you should try to decrease discrepancies between your actual and your ideal selves. और उसका तरीका ये है कि people could lower their expectations and they could see that what is realistically possible and what is realistically not possible. Different studies have shown that self discrepancies can also affect the immune system. अभी बात हुई थी कि इसके physical effects भी होते हैं like palpitation and problems in sleep and weight. So immune system तो हमारे जिस्म में सबसे ज़्यादा important है, you would be knowing about that. और immune system को अगर हमारी self discrepancies can affect, then it is a problem which should be given due attention. Strawman and his colleagues did one research in 1993, and they found out that as a result of some greater discrepancy between actual and ideal self, there could be decrease in natural killer cells. And these natural killer cells are very important for immunological mechanism for fighting off tumors. यानी अगर हमें immunity कम हो जाती है तो there is a great chance that people would develop tumors in their body. So immunity is very important for fighting against any kind of illness in your body. तो अगर temporary reduction होती है
आपकी इम्यूनिटी में, तो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। और उन्होंने ये कैसे किया था, दे टुक ब्लड लेवल्स ऑफ पीपल, और किसी ऐसे एक्सपीरियंस के बाद व्हेन दे वुड रिपोर्ट देयर सेल्फ डिस्क्रिपेंसी एंड देन दे वुड टेक देयर ब्लड लेवल्स, उसको बाकायदा ब्लड लेकर उन्होंने टेस्ट किया कि इम्यूनिटी कम हो गई, चाहे वो वक्ती तौर पर हुई, बट इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस एंड इट हैज़ ग्रेट हेल्थ implications दैट वी शुड ट्राई नॉट टू क्रिएट, ऑल्दो हम जानबूझ के ये क्रिएट नहीं करते डिस्क्रिपेंसी, बट स्टिल being a student of psychology, you should also think about realistic goals, and because of unrealistic goals, there is a greater discrepancy between people's actual and their ideal selves. So we are talking about how we get knowledge about ourselves. तो हमने 4 चीज़ों का जिक्र किया which are actually reflecting on ourselves. हम अपनी जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ का, उसके मुताबिक हम सेल्फ नॉलेज जो है वो अटेन करते हैं। बट इट्स नॉट ओनली आवर सेल्फ दैट वी डेवलप आवर सेल्फ concept, and it's not only reflecting on ourself and assessment of ourself that helps us in attaining a self concept. It is the social context which is also very important. So sometime for developing a self concept we use social context, and in social context there are 2 things which are very important. One is social comparison and the other is self distinctiveness. What is social comparison? Social comparison is when you compare yourself to other people, or definitely we need some standard for comparison. हम किसी न किसी से तो अपने आप को compare करते हैं, तो ये comparison groups कहाँ से आते हैं? Obviously these comparison groups are in society. Sometimes these comparison groups are our own circle. उसी status पर वो लोग होते हैं, हमारे colleague, the students who are studying in our class. We compare our performance with their performance, or sometime we compare with some rival groups के कोई और ग्रुप है जो, या कोई और है जो ज़्यादा तरक्की कर रहा है और हमें लग रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो उसके मुताबिक नहीं है, और सम टाइम हमें ये लगता है कि फ़लाँ ग्रुप की या फ़लाँ शख्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और मेरी उससे बहुत अच्छी हैं. सो पीपल वुड हैव डाउनवर्ड एंड अपवर्ड कंपैरिजन्स. अब डाउनवर्ड कंपैरिजन क्या होता है और अपवर्ड कंपैरिजन क्या होता है, ये नाम से भी ज़ाहिर हो रहा है. अपवर्ड कंपैरिजन इज़ व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्फ with those people who are doing well in their life, or downward comparison is when we compare ourselves with those people who are not doing well in their lives. अब दोनों का कैसे असर होता है इंसान पर, ये देखते हैं. जब हम अपवर्ड कंपैरिजन करते हैं और ये देखते हैं कि अदर पीपल आर सक्सेसफुल देन अस, देन यूजुअली वी गेट डिप्रेस्ड, और हमारे पे इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है बिकॉज इट लोअर्स आवर सेल्फ इस्टीम. लेकिन कुछ रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि अगर आप दूसरों के साथ कंपैरिजन करें विच आर हायर देन यू इन स्टेटस, इन ग्रेड्स, इन अचीवमेंट्स, एकेडमिक अचीवमेंट या प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, एंड you have that indication in your mind that people, those people or that person is performing very well and I should also do the same, then that upward comparison could have a very healthy effect on the person. For example, one study that was conducted by Testa and Major in 1990, that study showed that upward comparison sometime can also increase your self-esteem. As compared to that, when you compare yourself with a group who is doing worse than you are doing, या आपसे कम हैसियत है स्टेटस में, एकेडमिक परफॉर्मेंस में, प्रोफेशनल अचीवमेंट्स में, तो यूजुअली देयर इज़ अ बूस्ट इन योर सेल्फ इस्टीम, क्योंकि आपको ये लगता है कि मैं तो उससे बहुत अच्छा कर रहा हूँ. सो इट हैज़ एन इंक्रीज इन योर सेल्फ इस्टीम, बट इट रियली डिपेंड्स ऑन how you take that comparison और आप उसको interpret कैसे कर रहे हैं. So what is the impact of both kind of comparisons? Studies have shown that for satisfied ones, downward and upward comparisons make no difference. यानी जो लोग satisfied हैं अपनी life से,
it doesn't make much difference if they are doing downward or upward comparison. For example, if there are successfully and happily married people, अगर आप उनको डाउनवर्ड कंपैरिजन करवाएं, यानी अगर आप उनको ऐसी मिसालें दें जिसमें पीपल आर हैविंग मैरिटल प्रॉब्लम्स, या उनको ऐसे लोगों की मिसालें दें हु आर हैविंग अ ग्रेट सक्सेसफुल मैरिटल लाइफ, इट डज नॉट इम्पैक्ट दैम मच, तो ज़्यादा उन पर असर नहीं होता. बट फॉर दोज पीपल हु आर सेटिस्फाइड विद देयर करंट सिचुएशन, एंड दैट अप्लाइज टू एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन, नॉट ओनली इन मैरिटल लाइफ. यानी अगर आप एकेडमिक परफॉर्मेंस में पीपल हु आर सेटिस्फाइड, प्रोफेशनल लाइफ को ले लें, पीपल हु आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब कंडीशंस एंड देयर सराउंडिंग्स, अगर आप उनको अपवर्ड या डाउनवर्ड मिसाल दें तो उन पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता. बट इफ़ दोज पीपल हु आर लेस कॉन्फिडेंट, अगर आप उनको डाउनवर्ड कंपैरिजंस दें तो सम टाइम देयर सेल्फ इस्टीम इज़ लोअर्ड बिकॉज इट रिमाइंड्स देम अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल डिटीरियोरेशन. यानी अगर आप डाउनवर्ड कंपैरिजन देते हैं और दे आर ऑलरेडी लेस कॉन्फिडेंट, तो आप उनको ये बताते हैं कि लोग ऐसे ऐसे बुरे हालात में भी रह रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि मे बी आई विल आल्सो बिकम लाइक दैट. एंड वन स्टडी विच वॉज कंडक्टेड बाय Bunk et al. That in 1990 it showed that downward comparison is actually not advantageous, and it's actually harmful for those people who are less confident because they are threatened by downward comparisons. Similar is the case with those patients who are having great health problems, for example cardiac patients, cancer patients, and one study was done by Helgesen and Taylor, and they showed that if you tell the deteriorating kind of cases to cancer patients, यानी अगर आप कोई कैंसर पेशेंट किसी हॉस्पिटल में एडमिट है और आप उसको बताते हैं कि अभी कल ही एक कैंसर का पेशेंट जो है वो फौत हो गया, और वो कहते हैं कि अच्छा आपको भी ये प्रॉब्लम है, उसको भी यही प्रॉब्लम था, उसकी हालत बहुत ख़राब है, तो डाउनवर्ड कंपैरिजन इज़ रियली हार्मफुल फॉर दीज काइंड ऑफ कंडीशंस. ऑल्दो डाउनवर्ड कंपैरिजन, जैसे कि पहले हमने बात की थी, डाउनवर्ड कंपैरिजन कैन बी रियली गुड इन सर्टेन सिचुएशंस. when people see that others are not doing well and I am doing well, so then it would boost their self-esteem. But in these kind of conditions when people are already having a worse life, then it is not beneficial at all. So its impact really depends on the reason for making the comparison. If the comparison is for achieving some goal, then upward comparison will be better. And if it is for deterioration and for the life situation which could become worse, then downward comparison would not help. So the impact is that people do not always have a choice. एक ये भी बात है कि इसका एक ये भी इम्पैक्ट है कि people do not always have a choice कि वो कौन सा comparison करें, और उनके लिए हमेशा जो है वो comparison upward या downward करना उनके इख्तियार में नहीं होता. जैसे अगर आप स्टूडेंट्स को कहते हैं तो स्टूडेंट्स को आमतौर पे आप अपवर्ड कंपैरिजंस ही करवाते हैं और उनके लिए डाउनवर्ड कंपैरिजन नहीं किया जाता. तो यूजुअली इट इज़ बेटर दैट इफ़ यू आर अचीविंग वांट टू अचीव सम गोल तो आप अपवर्ड कंपैरिजन करें, एंड इफ़ यू आर currently dissatisfied with your life, then downward comparison is better. One classic study was conducted by Morse and Gergen in 1970. And he wanted to see effect of downward and upward comparison on self-esteem. और ये तजर्बा बड़ा दिलचस्प है. What they did an experiment जिसमें उन्होंने पहले एडवर्टाइज किया, और एडवर्टीजमेंट में उन्होंने एक जॉब के लिए इश्तिहार दिया कैंपस में, और जॉब के इश्तिहार में जो लोग एप्लीकेंट आए, एक स्टूडेंट आया, उसे कहा कि एक क्वेश्चनियर दिया फिल करने के लिए, एंड दैट क्वेश्चनियर वाज एक्चुअली अबाउट सेल्फ इस्टीम क्वेश्चनियर, कि उनकी सेल्फ इस्टीम मेजर करने के लिए. और उसके बाद एक कन्फिडरेट एंटर्ड इन दैट एक्सपेरिमेंटल लैब, और कन्फिडरेट हम जानते हैं कि एक असिस्टेंट होता है जो एक्सपेरिमेंट में हेल्प करता है. सो ही कॉल्ड द रिसर्चर्स कॉल्ड देम दोज कन्फिडरेट्स एज मिस्टर क्लीन and Mr. Dirty. Mr. Clean was having an impressive personality, was wearing a black suit
होल्डिंग अ वेरी फैंसी ब्रीफ केस, और जब वो उस कमरे में आया तो उसने ब्रीफ केस खोला, उसमें से बड़ी शार्पन्ड पेंसिल्स निकाली और एक एप्लीकेशन जो था वो फिल करने लग पड़ा। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि मिस्टर डर्टी अपीयर्ड एज अ कॉन्फिडरेट। मिस्टर डर्टी वॉज वेयरिंग अ स्मेली स्वेट शर्ट, और जो थे वो ड्रेस जो था वो सही तरह से, वो जो पैंट ट्राउज़र था उसका वो कई जगह से फटा हुआ था, और व्हेन ही अपीयर्ड इन द रूम ही लुक्ड वेरी nervous as compared to the confident Mr. Clean, and he looked for the pencil कि कहीं मुझे पेंसिल नज़र आ जाए तो वो पेंसिल से जो है ना वो एप्लीकेशन फिल कर लूँ। एंड देन दे फाउंड आउट कि जो लेटर एस्पेक्ट क्या था उसका एक्सपेरिमेंट का, कि दूसरे हिस्से में ये मिस्टर क्लीन और मिस्टर डर्टी जब आए एक्सपेरिमेंटल लैब में, तो उसके बाद उन्होंने रिसर्चर्स ने उसको सेल्फ इस्टीम का क्वेश्चनर्स दोबारा दिया, हाफ पहले फिल करवाया था, हाफ दोबारा फिल करवाया, एंड दे फाउंड आउट दैट दोज कैंडिडेट्स हु डिड अपवर्ड कंपैरिजन, यानी जिन्होंने मिस्टर क्लीन को देखा था, देयर सेल्फ इस्टीम बिकेम वेरी लोअर आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ मिस्टर क्लीन, और जब मिस्टर डर्टी अपीयर हुआ तो उसके बाद देयर सेल्फ इस्टीम बिकेम हायर, क्योंकि दे वर कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद मिस्टर डर्टी। इसी तरह से हमने ये देखा है कि मेन स्ट्रीम स्कूल्स में अगर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को दाखिल किया जाए तो देयर सेल्फ स्टीम बिकम हायर बिकॉज दे आर कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद देयर ओन ग्रुप। इसके बरक्स अगर आप लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन को दाखिल करते हैं मेन स्ट्रीम स्कूल्स में तो देयर सेल्फ स्टीम becomes lower because they are comparing themselves with their normal classmates, जिनके मुकाबले में उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी की वजह से परफॉर्मेंस जो है वो लो हो जाती है। एंड दैट स्टडी वाज कंडक्टेड बाय हार्टर इन 1985. Another aspect, which is the last one, is self-distinctiveness. Self-distinctiveness is the self-concept actually in which we compare ourselves with other people, and we find out that we are different from other people, and that distinctiveness also helps determine our self concept. और ये देखा गया है कि जिस ट्रेट में आप डिस्टिंक्टिव होते हैं आप उसको लेबोरेटली डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल मैगवायर डिड वन स्टडी इन 1981 and study with the children between 5 to 15 years of age, and he asked them that tell us about yourself. और उन्होंने स्टडी में देखा कि चिल्ड्रन हु वर डिस्टिंक्टिव इन देयर क्वालिटीज, लाइक चिल्ड्रन हु वर फैट, हु वर वेरी थिन, हु वर बिलोंगिंग टू डिफरेंट एथनिक कम्युनिटी, दे डिस्क्राइब दैट कैरेक्टरिस्टिक वेरी क्लियरली। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी डेवलप आवर सेल्फ कॉन्सेप्ट वी रिलाई ऑन दोज क्वालिटीज विच डिस्टिंग्विश अस फ्रॉम आवर ग्रुप। सो इन टूडेज लेक्चर we discussed that how do we know the self, and we talked about two aspects of this self discovery. One was evaluating the self, and in evaluating the self we talked about 4 dimensions. One was self schemas, other was self complexity, the third one was about possible selves, and possible selves could be expected, desired and fear ones about the future. And then we talked about self discrepancies between the actual and ought and ideal selves. And then we also discussed that in developing a self concept, social context is very important, and in social context 2 kinds of comparisons can be possible. One is downward and upward comparison, social comparison, and the other one is your distinctiveness in your group to which you belong. So this was about today's lecture. अब हमारा ये सेल्फ का कॉन्सेप्ट या सेल्फ का जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम वी विल टॉकिंग अबाउट पर्सन परसेप्शन एंड impression formation, and we'll be talking about verbal and non-verbal cues in this dimension. So thanks a lot for listening this lecture. Until the next lecture, Allah Hafiz.